गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि मैं जितेंद्र कुमार केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसिवा एकेडमी यानी रेसिवा सेमेस्टर। तो आज आप लोगों को रेसिवा सेमेस्टर में ये जो क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। इस सॉल्यूशन में आपको देखना है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन जो था जो 1 नंबर का क्वेश्चन था उसको मैंने करा दिया। आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन सेकेंड पे हम लोग काम करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं निम्न में से किन्हीं 5 भागों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है यहाँ पर, द्वितीय क्वांटम संख्या क्या है? द्वितीय क्वांटम संख्या L = 3 के लिए सभी संभव चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान लिखना होगा। तो द्वितीय क्वांटम संख्या आप जानते हो कि क्वांटम संख्या जो द्वितीय क्वांटम संख्या होता है उसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वितीय क्वांटम संख्या L का मान 3 के लिए सभी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो आप इसको क्या कहते हैं, इनबॉक्स में आप भेज सकते हो आंसर अगर आपको पता है तो L का मान जो होता है 0 से n-1 तक होता है, यानी L का जो वैल्यू होगा वो 0 से n-1 तक होगा। ठीक है, तो n-1 तक इसका मान रखोगे तो आपको यहाँ जानना होगा कि L का मान कितना है आपके लिए। यहाँ L का मान दिया गया है 3, तो इसका मान कितना होगा सभी क्वांटम संख्या में बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हो। यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम के लिए आप जानते हो कि अतः n बराबर जब 1 होगा तो L का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 को अगर माइनस करते हैं तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, उसके बाद यदि n का मान 4 होता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 - 1 करेंगे तो 3, 0 से लेकर 3 तक चलेंगे, यानी 0 1 2 3 चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बारी आती है सेकेंड क्वेश्चन की। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सेकेंड क्वेश्चन आप देखोगे कि 2 गैसों A और B के अणुभार क्रमशः दिया गया है 2 और 32। जितने समय में गैस A का 100 ml विस्तृत होता है उतने ही समय में गैस B का कितना आयतन विसरित होगा। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यह आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर अणुभार दिया गया है, यानी ये M1 अगर दिया गया है 2 और M2 अगर दिया गया है 32, तो यहाँ पर 2 गैस A के लिए और B के लिए दिया गया है। A फॉर M1, B फॉर M2 का मान दिया गया है, यानी इसका अणुभार दिया गया है और उसका आयतन भी दिया गया है। आयतन यानी V1 हो जाएगा। आयतन का फॉर्मूला क्या यानी क्या रखेंगे? यानी V1 दिया गया है 100 ml। तो हमें बताना है कि गैस B का कितना आयतन होगा। B के लिए V2 निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देखोगे कि किस तरह से इसका सॉल्व होता है। तो बच्चों आप अगर आपको जान रहे हो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका जो समीकरण जो होगा यानी जो फॉर्मूला जो होगा वह फॉर्मूला आपको बताना होगा यहाँ पर। तो ग्राहम नियम के अनुसार, ग्राहम नियम के अनुसार फॉर्मूला होता है, वह देखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला जो है आपका, फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूं, R1 अपॉन R2 इक्वल जो होगा V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इक्वल फॉर्मूला होता है D2 माइनस D1 का रूट अंडर D2 अपॉन D1 का रूट अंडर हो जाएगा। उसके बाद यह जो D1 जो है दिया गया है यहाँ पर M2 के बराबर, यानी इसका जो M1 M2 के बराबर का रूट अंडर हो जाएगा। इसका मतलब टाइम जो यानी जो है टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट जब होगा तो क्या हो जाएगा? ये कट हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला आने के बाद देखेंगे ये फॉर्मूला देखिए किस तरह से बढ़ रहा है आगे, अर्थात इसका जो मान होगा यहाँ पर
देखना होगा आपको कि कितना वैल्यू रखा गया है। तो फॉर्मूला आपने देख लिया कि यहाँ पर 100 दिया था, 100 अपॉन T2 इक्वल क्या था, T2 अपॉन V2, T2 क्या लिखेंगे, T2 अपॉन V2 दोनों के वैल्यू अपॉन V2। तो यहां से इक्वल का मान रखेंगे और M2 आपका कितना था 32 और ये था वैल्यू 2 था, तो ये 2 से कटता है तो 16 बार में कटेगा यानी 16। तो 16 का रूट अंडर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 का रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4। अर्थात इस वैल्यू जो कटने के बाद यानी कितना हो जाएगा, 100 अपॉन क्या लिखोगे, V2 इक्वल कितना लिखेंगे, दिया गया है 4, यही वैल्यू उठ के ये आया है। तो यानी V2 इक्वल क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 4 यानी 25, यानी V का जो वैल्यू होगा 25 ml हो जाएगा। किसके लिए, फॉर B गैस के लिए इसका मान हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखना है कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहां पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण के लिए क्या होता है वो देखना है। संक्रमण के लिए संक्रमण तत्वों के 4 लक्षण लिखना है। संक्रमण तत्वों के 4 लक्षण लिखना है। तो यह जो तत्व जो है इनके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आ रहे हैं कि इन्हीं 5 भागों को उत्तर भी देना है। तो इनका जो लेक्चर जो होगा आप देखोगे कि इनके संक्रमण तत्व को क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आवर्त सारणी में यानी दीर्घ आवर्त सारणी में 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी दीर्घ आवर्त सारणी में 3 से कितना तक बताया गया था, 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया है। उसमें आते हैं मुख्य लक्षण, उसमें कई चीज आते हैं। मुख्य लक्षण इस प्रकार दिया गया है, हमें 4 मुख्य लक्षण लिखना है। तो छोटा छोटा पॉइंट के रूप में लिखोगे, ठीक है। अब देखना है कि इसमें पहला जो होगा कि इसके अंतिम पहला भाग जो होगा, पहला इसका नाम जो होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा बाह्यतम कोष N से पहले D उपकोष को भरता है, अतः यह D ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो हम इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि पहला आपने देख लिया कि इस तत्व के जो भी होंगे वो D ब्लॉक के होंगे, ओके। दूसरा इसका जो सामान्य जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा उसका मान जो होगा n-1 D पावर 1 माइनस 10 NS2 n-1 D पावर 1 माइनस 10 NS2 n का यहाँ वैल्यू दिया गया, n का नंबर है। अब इसमें आपको यह भी आपसे बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका वैल्यू कैसे आया है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग काम करते हैं। यानी आपको पता है कि SPDF उपकक्षा होता है और इस उपकक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। क्लियर। अब ये जानेंगे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले आप इसका एक चार्ट पेपर तैयार करोगे। चार्ट पेपर क्या होता है वो देखोगे, कैसे चार्ट पेपर हम लोग बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, लेकिन इसको बनाने में बहुत समय लगेगा बच्चों। तो ये हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो एक चीज मतलब पूरा डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं अदर यानी संडे क्लास में आपको ये क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम ये पता करेंगे कि किस में कौन सा उपकक्ष होते हैं, D है, F है या P है। तो इसकी हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये जानना होगा
यहां ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 लिखना होगा। तो 4 के लिए क्या करना होगा, 4 के लिए देखना होगा बेटा, आपने 2 चीज देख लिया। तीसरा जो उसका लक्षण जो होगा वो देखते हैं, ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। तीसरा जो है यह परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। चौथा पॉइंट जो होगा, इस परिवर्तन संयोजकताएं रखने के कारण ये उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। यानी परिवर्तनशील जो संयोजकताएं जो होती हैं वह क्या होता है, इसकी क्या बताता है, उसमें उत्प्रेरक के काम करता है। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का मतलब ही है कि जो किसी भी अभिक्रिया में तो रहता है, लेकिन उसमें भाग लेता, लेकिन उसमें वो भागीदारी नहीं लेता है। यानी रहने के बावजूद उस अभिक्रिया को या तो उसको बढ़ाने का काम करता है या उसकी रेट को घटाने का काम करता है, यानी वह कहलाता है उत्प्रेरक। तो 4 पॉइंट आपने इसको देख लिया, और इस 4 यानी आपको पीडीएफ के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन की जवाब जो है आपके पास तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दिया गया है कि कोयले का एक नमूना क्रूसिबल में तौला गया है और तौल 8.5 ग्राम पाया गया। खाली क्रूसिबल की तौल 6.0 ग्राम थी। 1 घंटे तक गर्म करने और ठंडा करने के बाद क्रूसिबल को तौला गया। तौल 6.5 ग्राम थी। नमूने में नमी की प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें आपको बताना पड़ेगा। यह भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरह ही लगेगा। कोयले का नमूना है और क्रूसिबल का भार जो है 8 कितना है, कोयले का नमूना और क्रूसिबल का जो भार जो दिया गया है ये कितना है, 8.5 ग्राम दिया गया है। ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कोयले और क्रूसिबल में जो तौला गया है तो दोनों का जो नमूना का दिया गया है 8.5 ग्राम दिया गया है। ओके, अब उसके बाद खाली क्रूसिबल, यानी खाली क्रूसिबल का तौल जो है 6.0 ग्राम है, यानी 6 ग्राम है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर डिसिमल के बाद। अब कोयले का जो नमूना लिखेंगे, यानी इसमें से इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 8.5 माइनस 6 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम हो जाएगा। ये समझ में आ गई, 2.5 ग्राम। अब इसको क्या करना है, नमी के कारण भार, नमी के कारण भार कितना होगा, नमी के कारण भार, यानी आपका नमी के कारण इसमें भार निकालना होगा। यानी 6.5 था आपका, 6 पॉइंट कहाँ, 6.6 ही है। ओके, अब देखना है कि नमी का भार निकालने के, नमी के भार कैसे आप निकालोगे, गर्म करने के बाद क्रूसिबल का भार दिया गया है और यहां पर लिखा हुआ है गर्म करने के बाद ये दिया गया है 6.5। तो नमी का भार कितना हो जाएगा, नमी का भार बराबर, यानी 6.5 में आप 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। कितना निकलेगा ये, 0.5। ओके, 0.5 ग्राम। अब यह ग्राम जो है आप इसको लगाएंगे, यानी 2.5 में 0.5 ग्राम आ रहा है, यानी 2.5 ग्राम में कितना आ रहा है, 0.5 ग्राम आ रहा है। तो एक में कितना आ जाएगा, 0.5 अपॉन 2.5। तो 100 में कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन 2.5 इंटू 100 करेंगे, ये डिसमल दोनों का हट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा 25, और 5 से काटेंगे ये 20 बार में कटेगा। इसका मतलब है कोयले के नमूने में जो कमी आया, यानी लिखना पड़ेगा कि कोयले के नमूने में कमी कितना प्रतिशत आया, तो 20%। 20%, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, तो कोयले में ज्ञात करने का प्रतिशत जो होगा वो 20% होगा। क्लियर। अब जानते हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका दिया गया है स्फुरांक तथा मेघ बिंदु। ध्यान दीजिए,
इनको परिभाषित करना है। स्फुरांक तथा मेघ बिंदु को परिभाषित करना है। आप इसको लिख सकते हो, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिए। स्फुरांक क्या होता है, बताया गया है कि स्फुरांक के बारे में कि फ्लैश पॉइंट जिसे कहते हैं, स्फुरांक को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश पॉइंट, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लैश पॉइंट। ये फ्लैश पॉइंट को इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं स्फुरांक। तो स्फुरांक क्या होता है, किसी द्रव ईंधन का स्फुरांक बिंदु, स्फुरांक बिंदु जो है निम्नतम तापमान होता है जिसके नीचे तेल की वाष्प तथा वायु का मिश्रण, नोट करते जाइए कि किसी द्रव ईंधन का स्फुरांक बिंदु का वह निम्नतम तापमान होता है जिसके नीचे तेल की वाष्प तथा वायु का मिश्रण ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, जिसके ज्ञान से आग द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिलती है। यदि ईंधन का फ्लैश बिंदु कम हो तो वह शीघ्र प्रज्वलित हो जाता है। यानी कोई भी ईंधन होगा, अगर उसकी फ्लैश बिंदु अगर कम होता है तो तुरंत वह जल उठेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं मेघ बिंदु पर ना, यानी स्फुरांक का मतलब हुआ कि कोई भी ईंधन का अगर ये फ्लैश पॉइंट अगर कम होगा तो वह तुरंत जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपका लिखा हुआ है मेघ बिंदु। मेघ बिंदु क्या होता है, जिसे क्लाउड पॉइंट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट को कहते हैं मेघ बिंदु। अब इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो क्या होता है, वह निम्नतम तापमान जिस पर ठंडा करने से तेल का बहाव रुक जाता है और एक अच्छे स्नेहक का बहाव बिंदु अधिक होना चाहिए। यानी मेघ बिंदु जो है वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठंडा करने पर तेल का बहाव जो होता है वो रुक जाता है। मतलब वह न्यूनतम तापमान, वह सबसे नीचे का जो तापमान होगा वह क्या होगा, जिसे हम ठंडा करने पर तेल का जो बहाव होता है, यानी जो ईंधन में जो जलने के लिए जो उसमें जो तेल होते हैं उनका जो बहाव जो होता है, यदि वह रुक जाए वह कहलाता है आपका मेघ बिंदु। वो क्या कहलाता है, आपका मेघ बिंदु। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, निम्न की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोड विभव, ये दो चीजें दिया गया है। तो आप विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसको कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को। तो इसका जो डिफिनीशन जो होगा, इनकी कह रहा है व्याख्या करने के लिए, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है। यानी यह जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी को, यानी केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, ये चेंज इनटू विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, विद्युत रासायनिक सेल। यानी आप याद रखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। वह क्या कहलाता है, आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल, समझ में आ गई बात आपको। विद्युत रासायनिक सेल क्लियर हुआ कि वह सेल जो केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वह कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न करने वाली सेल जो होते हैं वो गैल्वेनिक होते हैं। इसे गैल्वेनिक
सेल भी कहा गया है। इसको गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल। किसे, इसको सेकेंड नेम क्या है, गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जानना है कि आपको यह जो कार की जो बैटरी होता है, घड़ी की जो बैटरी होती है, इन सबों में ये सेल यूज किए जाते हैं। क्लियर? यानी कार की बैटरी, घड़ी की बैटरी, टॉर्च की सेल जो होती है, उस सब में विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। अब उसके बाद दिया गया है यहां पर दूसरा चीज क्या है आपका, दूसरा है इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा आपका टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको जानना होगा। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा गया है इसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। तो इसके बारे में जान लीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रवृत्ति रखती है। जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं सभी में इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की उसमें क्या होती है, उसका लक्षण होता है, प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन खोने या पाने की प्रवृत्ति ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। बस सिंपल सा इलेक्ट्रोड विभव। यानी इलेक्ट्रोड विभव में बताया गया कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति होती है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन खोने की या प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, अब आते हैं एक मजेदार क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन में करने में के लिए, जिसका आपको बहुत देर से आपको इंतजार भी है इस क्वेश्चन के लिए, जिसे कहते हैं कि आईयूपीएसी नेम कहते हैं। आईयूपीएसी नाम के माध्यम से जानते हो तो यह क्वेश्चन आपका है निम्न की संरचना लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है बेटा कि 3-क्लोरोप्रोपीन 1 आपको ये जानना होगा कि इसमें आईयूपीएसी नेम में कैसे इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लगा हुआ है, 3-क्लोरोप्रोपीन भी लगा है। तो प्रोपीन का मतलब पहले जान लेंगे कि मेथ में 1 कार्बन, एथ में 2 कार्बन और प्रोप में 3 कार्बन होते हैं। तो इनका आंसर यहाँ पे आपको देखना होगा कि पहले तो आप लगा लीजिए, पहले कार्बन की संख्या इस तरह से आपने बना लिया। ओके, अब कार्बन की संख्या बनाने के बाद कह रहा कि प्रोपीन 1 यानी 1 पर प्रोपीन दिया गया है, तो प्रोपीन 1 का मतलब डबल बॉन्ड में इन लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद 1 आ गया, तीसरे पर क्लोरीन लगाना है, तीसरे पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहां पर अगर हम क्लोरीन यहां पर दे देते हैं। अब उसके बाद कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये आपको पता है। तो 4 होने के लिए हम इस पे हाइड्रोजन को सजाएंगे। कैसे सजाएंगे वो ध्यान देना है। CH2 लिखेंगे यहां पर, तो 1 2 3 4, यस 1 2 3 यहां पर सिर्फ H रहेगा और 1 2 CH2 रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका नाम हो गया 3-क्लोरोप्रोपीन 1। कैसे हुआ प्रोपीन 1? क्योंकि गिनती हम इधर से करेंगे, क्योंकि यहां पर इसका ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। 1 पर 1 ग्रुप 1 2 3, तो 1 पे लगा है इन,
तो लिखा यहाँ, और सब्स्टिट्यूशन जो लगा है क्लोरीन, तो क्लोरीन प्रफिक्स में आता है तो सबसे नाम पहले उसका लेंगे, तो उसका जब नाम लेंगे तो तीसरे नंबर पर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा प्रोपीन, और 1 इसलिए दिया गया है क्योंकि इन जो है पहले नंबर पर है, इसका नाम स्ट्रक्चर हो गया ये स्ट्रक्चर आपके बोर्ड मतलब इस पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब सेकेंड आपका दिया गया है 2 एथिल 2 ब्यूटेनॉल 1, 2 एथिल 2 ब्यूटेनॉल 1। तो ध्यान देना है कि पहले ब्यूटेनॉल 1 है, यानी ब्यूट वाले, तो ब्यूट में होते हैं 4 कार्बन, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या को सजाइए। इस तरह से पहले कार्बन की संख्या आपने सजा लिया। अब देखना है कि ब्यूटेनॉल 1 है और 2 पर एथिल है, ठीक है। ब्यूटेनॉल नहीं है, ब्यूटेनॉल है, तो यहाँ पर इन लगा हुआ है, तो कितने नंबर पे, और नॉल यानी अल्कोहल लगा है पहले नंबर पर, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या देने के साथ साथ आप देखोगे कि किस तरह से करते हैं। यहाँ पर 1 2 कार्बन इस जगह पे आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूसरे नंबर पर लगाना होगा आपको C2H5, क्योंकि एथिल लगा हुआ है, एथिल C2H5 लगा दिया एथिल। देखिए पहले समझने की कोशिश करना है आपको, दूसरे नंबर पे एथिल लगा दिया, उसके बाद 2 ब्यूटेनॉल 1 लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल लगा हुआ है तो 1 कार्बन 2 कार्बन दूसरे पर यहाँ पर पहले लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको सजाना है। क्लियर। अब नॉल भी लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगाना होगा आपको, CH2OH। कैसे, यहाँ पर CH2OH भी यहाँ पर लगा सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर 2 कार्बन 2 1 3 1 4 इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर CH2 CH3 लगाइए, तो 3 1 4 2 1 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाएगा, 2 3 4 इसका 2 3 1 4 2 1 3 1 4 यस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है कि हमने गिनती इधर से शुरू किया, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 पर लगा हुआ है एथिल, तो इसका नामकरण लिखा गया 2 एथिल। अब 2 ब्यूटीन, दूसरे नंबर पर कार्बन पे ब्यूटीन लगा हुआ है तो दूसरे नंबर ब्यूट में इन लगा दिया तो ब्यूटीन, और नॉल लगेगा इसलिए क्योंकि अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, इसीलिए इसका नाम पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल 2 ब्यूटेनॉल 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम अलग तरह के क्वेश्चंस पे, वह क्वेश्चन आपको देखना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका वो है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे, निम्न में से किन्हीं 2 भागों का उत्तर देना है। अब थोड़ी सी क्वेश्चन में फिर आ रहा है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से। इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके कि बॉम्ब कैलोरी मापी में निम्न आंकड़े पाए जाते हैं। ये सभी का क्रूसिबल का भार दिया गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना होगा। ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। सबका भार दिया गया है, क्रूसिबल का भार, कैलोरी मापी में लिया गया जल का भार, ताप में वृद्धि, अम्ल का संशोधन और क्रूसिबल टोटल दिया गया। पूछ क्या रहा है इसमें, ईंधन के उच्च समग्र कैलोरी का मान की गणना करना है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा। तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में देखिए कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग। यूज करने के लिए इसका फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि ईंधन का जो उच्च समग्र कैलोरी मान होता है वह फॉर्मूला लिखा है कि W + M, यानी ईंधन कैलोरी मान का फॉर्मूला, कैलोरी मान का जो फॉर्मूला जो होगा वो देखिए, कैलोरी मान का फॉर्मूला, कैलोरी
मान का फॉर्मूला, कैलोरी मान के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर W प्लस एम, W किसे कहते हैं, M किसे कहते हैं, वो अभी मैं बता रहा हूं, इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में क्या रखेंगे, X। यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। अब X का वैल्यू दिया गया है 4 पॉइंट, देखिए यहां पर कहां, क्रूसिबल 4.678 जो है यह X को ये वैल्यू है ये, ठीक है। आप अपने से मान को भरेंगे और आप इनबॉक्स में उसको दिखाएंगे, क्लियर। यानी इसमें से आपको माइनस क्या करना होगा, क्रूसिबल का भार इस चीज में, यानी इसके भार में इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी 4.678 में 4.678 में आपको माइनस करना है 3.649। तो जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस करके आप देख लो कितना आ रहा है 1.029 ये आएगा, आपका वैल्यू आएगा, यानी वो x का वैल्यू हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये x का मान निकल गया। अब आपको m दिया गया है और w दिया गया है। w आपको दिया गया है कितना, 2200 ग्राम, ये आपका w हो गया, और m दिया गया है आपका 570 ग्राम, ये m दिया गया है 570 ग्राम। अब उसके बाद क्या देखना होगा कि इसके फॉर्मूला में आप इसको यूज करेंगे, यूज करके आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लिखेंगे, इस फॉर्मूला पे आप करके इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। आंसर आप इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं कि कठोर जल जो है वह क्या लिखा है, कठोर जल के लिए एक नमूने में निम्न लवण पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया गया है और कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है। तो जल की ppm में गणना करना है, ppm में क्या करना है, इसका गणना करना है। इसका एक चार्ट पेपर तैयार होता है, सबका भार आपके यहाँ पर टेप मतलब दिया गया है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले एक का मैं बता रहा हूं, उसी तरह आप सबका निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को मैंने पहले क्या निकालेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार एक का निकाल के देख लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले जितना चीज दिया गया सबका अणुभार निकालना है, ठीक है। अणुभार निकाल लेते हैं, पहले एक अणुभार निकाल कर हम सॉल्व कर देते हैं, सेकेंड आपको खुद करना होगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के निकालते हैं अणुभार। तो देखो अणुभार बच्चों कैसे निकालते हैं, ठीक है। अणुभार निकालने के लिए कैल्शियम होता है 40 प्लस, उसके बाद फिर इस तरह ब्रैकेट लिख लिया, हाइड्रोजन 1 प्लस, कार्बन 12 प्लस, ऑक्सीजन 16, 3 × 16 होगा इस तरह से। तो यह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 + 12 प्लस 16 48 हो जाएगा। आप इसको जब ऐड करेंगे, यानी इसको ऐड करके यहाँ, और इसके बाद यहाँ 2 भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना होगा, यानी 2, यानी इसके जो ऐड होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी ऐड होगा, यानी 40 प्लस कितना हो जाएगा 48, 8 2 10, 1 11, 4 1 5, 5 हो गया, 4 1 5 6, ये 6 61, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी प्लस 61 2 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 40 50 162। तो इनका 162 हो गया। एक मिनट देखना है कि 162 क्लियर हो गया। अब यहां पर हमको निकालना है, कैसे क्या निकालना है, समतुल्य निकालना है। तो मान दिया गया है, इसका
8.1 दिया गया है। अब इसको हमको निकालना है, समतुल्य 100 में निकालना होगा। तो क्या करना होगा, 100 के लिए क्या करेंगे, 100 अपॉन जितना भार दिया गया है, क्या निकाले थे आपने, 162 इंटू और इसका वैल्यू 8.1। इसको जब आप सॉल्व करके इनबॉक्स में आप बताएंगे, जो आंसर आएगा वह होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए होगा। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप उसको देखेंगे किसकी अधिक होती है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं और नए यानी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इतना ही, आज की क्लास इसी पर समाप्त होती है। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स।